हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 17वीं बीपी मेंस एग्जाम के लिए हमने जो क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया है उसी के अंतर्गत आज हम लोग पॉलिटी के शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज हम लोग पॉलिटी का 5 क्वेश्चन करेंगे जो 69 बीपीएससी में पूछा गया है और उसको हम लोग एक बहुत ही बेस्ट आंसर लिखकर देखने का प्रयास करेंगे कि आंसर कैसे अच्छा लिखा जाता है। खास करके लॉन्ग क्वेश्चंस में उतना समस्या तो नहीं आती, बट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखना अपने आप में थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। तो आप इसके माध्यम से शॉर्ट क्वेश्चन लिखना काफ़ी अच्छे से सीख जाएंगे और आप इसको बार बार देखकर समझकर अभ्यास करेंगे कि कैसे लिखा जाता है कम शब्दों में। और एक चीज़ आप यहाँ समझ लीजिए कि जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे तो वह 70 से 100 शब्दों के बीच में ही होना चाहिए, अर्थात एक पेज में ही, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं और पांचों का 5 पेज में आपको आंसर देना है, एक एक पेज। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन से। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बता देंगे कि मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचे का सकारात्मक पक्ष क्या है, मूल ढांचे का नकारात्मक पक्ष क्या है, उसके बाद निष्कर्ष बता देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसे समय के अनुसार बदला जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत के जरिए यह तय किया कि कुछ बुनियादी सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। दोस्तों इस सिद्धांत के आने के पहले भारतीय संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए, लेकिन 1972 में केशवानंद बनाम केरल वाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब यह भारतीय संविधान के वे मौलिक सिद्धांत हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि। अब आप समझ गए कि मूल ढांचा क्या होता है। अब देखिए मूल ढांचे के सिद्धांत का दो पक्षों में देख सकते हैं, मतलब इसका दो पक्ष, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। चलिए देखते हैं पहले सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष में पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि संविधान की आत्मा की रक्षा, मतलब इस सिद्धांत के माध्यम से यह लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल सिद्धांतों को बचाता है। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे कि निरंकुश सरकार पर यह रोक लगाता है, मतलब सरकार संविधान को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो। मतलब सरकार यदि अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और यदि सरकार अपनी मर्जी से चेंज करती रहेगी तो लोकतंत्र क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, न्यायपालिका की शक्ति, जो सकारात्मक पॉइंट है, यह न्यायपालिका को संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर देता है। अर्थात न्यायपालिका संविधान के जो भी संशोधन होते हैं उसको यह देखने का अधिकार है कि यह संविधान युक्त सही है कि नहीं। यदि सही है तो वैध है, यदि सही नहीं है तो इसे अवैध भी घोषित कर सकती है। अब आप इसका नकारात्मक पक्ष बताएंगे। सकारात्मक पक्ष बताने के बाद लोकतंत्र पर सीमित नियंत्रण। लोकतंत्र पर सीमित नियंत्रण मतलब संसद को कुछ बड़े बदलाव करने से रोक देता है, जिससे चुनी हुई सरकार की शक्ति सीमित हो जाती है। वैसे कहा जाता है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को यह शक्ति होना चाहिए कि वह जनता के कल्याण के लिए कुछ भी चेंज कर सके। लेकिन होता यह है कि अगर कुछ ऐसी सरकार चेंजिंग लेकर आती है जिससे काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को नुकसान उठाना पड़े, तब दिक्कत आती है। दूसरा पॉइंट, सुधार प्रक्रिया में जटिलता। संविधान को बदलना कठिन हो जाता है, जिससे आवश्यक सुधार में देरी होती है। यह नकारात्मक पक्ष है मूल ढांचे का। इतना आप दिखाकर इसका ना आप निष्कर्ष बता देंगे। अब निष्कर्ष में क्या कहेंगे कि मूल ढांचे का सिद्धांत संविधान को स्थिरता और लचीलापन देता है। मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत होने से जल्दी इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संशोधन करने में भी संसद को सोचना पड़ता है, क्योंकि न्यायपालिका बैठी हुई है। इसलिए स्थिरता और लचीलापन दोनों देखने को मिलता है।
यह लोकतंत्र को सुरक्षा भी करता है। मतलब लोकतंत्र को सही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बनाने में मूल ढांचे का अपना एक अहम रोल है, लेकिन कभी कभी सुधार प्रक्रिया को जटिल बना सकता है, इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। निष्कर्ष इतना आप बता देंगे, इसका आंसर हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 शब्दों में आप आंसर को लिखें, यह बेस्ट आंसर माना जाएगा एक पेज में। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो 69 में पॉलिटी के अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन उसका था, उसका आंसर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण तर्कसंगत है? टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न आया था। इसको भी आप 70 से 100 शब्दों के बीच में ही लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? सबसे पहले बता देंगे कि ईडब्ल्यूएस क्या है, कब सरकार ने मतलब घोषणा किया, फिर इसका सकारात्मक पक्ष बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बताएंगे, फिर नकारात्मक पॉइंट बताएंगे, फिर आप निष्कर्ष बता देंगे। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता लाना है। देखिए समाज में कुछ लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग बहुत पिछड़ गए हैं, तो जो पीछे वाले लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए हम सरकार आरक्षण का प्रावधान लाती है, जिससे समाज में समानता स्थापित हो। पहले यह जाति आधारित था। आप देखेंगे कि पहले जाति आधारित मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता था, लेकिन 2019 में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी 10% आरक्षण दिया। इससे गरीब स्वर्णों को भी लाभ मिला। इतना भूमिका लिख देंगे, उसके बाद सीधे पॉइंट पे आएंगे। मतलब इस आरक्षण को दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि अब जो आरक्षण है सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण प्रदान किया जाता है। आप देखेंगे कि भारत में आरक्षण का जो प्रावधान है, एससी को 15% है, एसी को 7.5% है, ओबीसी को 27% है, ईडब्ल्यूएस को 10% है। इसको लिखने की उतना जरूरत नहीं है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले को दिखाएंगे आप। अब देखिए सकारात्मक पॉइंट में इसका क्या लिखेंगे आप ईडब्ल्यूएस का, कि गरीबों को शिक्षा और नौकरी में अवसर मिलता है। मतलब इससे समानता स्थापित करने में काफी योगदान मिलता है। आरक्षण को सिर्फ जाति तक सीमित न रखकर आर्थिक आधार पर विस्तार किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति के आधार पर ही लोग गरीब हैं और कमजोर हैं। मतलब जाति अगर अग्री है, स्वर्ण है, वो भी आर्थिक आधार पे बहुत ज्यादा गरीब हो सकते हैं। वह भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यह अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट क्या बताएंगे? सामाजिक असमानता को कम करने में मदद मिलती है। जो समाज में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, जो अपनी मूलभूत चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, आरक्षण के माध्यम से असमानता को दूर करके काफ़ी हद तक एक समानता स्थापित की जा सकती है। यह सकारात्मक पॉइंट बता देंगे, तो उसके बाद आप इसका नकारात्मक पॉइंट बताएंगे। अब देखिए नकारात्मक पॉइंट में क्या बताएंगे? बताएंगे कि पहले से मौजूद आरक्षण की सीमा बढ़ने से अन्य वर्गों के अवसर कम हो सकते हैं। अब देखिए पहले क्या था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं करने का सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसा प्रावधान किया था, परंतु 10% आरक्षण बढ़ने से आज 59.5% आरक्षण हो गया है देश में। तो जो पहले 50% जनरल के लिए होता था, अब कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं अन्य वर्गों का अवसर कम होता है, मतलब उनको फायदा उतना नहीं मिल पाता। तो यह इसका एक नकारात्मक पक्ष है। गरीबी का समाधान आरक्षण के बजाय बजाय आर्थिक नीतियों से किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि सिर्फ आरक्षण का प्रावधान अपनाकर देश के अंदर समानता स्थापित नहीं की जा सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप आर्थिक नीतियों में बदलाव करें। आर्थिक नीतियों को इस तरीके से करें कि आम लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें, शैक्षिक रूप से सशक्त हो सकें और अपना मजबूतीकरण खुद करें। इससे लंबे तौर पे देश में समानता स्थापित होने में काफ़ी ज़्यादा योगदान मिलेगा। तीसरा नकारात्मक पॉइंट क्या होगा कि आरक्षण के नाम पर राजनीतिकरण को बढ़ावा मिल सकता है। अब देखिएगा कोई भी कास्ट कहेगा कि मुझे ना आरक्षण मिलना चाहिए, कोई मिडिल फैमिली भी यह बोल सकती है, एक बड़ा जो तबका हो कि मेरे को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक विवाद पैदा होगा और राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलेगा, और राजनीतिकरण को बढ़ावा मिलेगा तो जातिवाद भी बढ़ेगा और इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। नकारात्मक पॉइंट दिखाने के बाद इसका निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में क्या कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण एक अच्छी पहल है। अब बताएंगे कि अच्छी पहल है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए सही क्रियान्वयन और अन्य आर्थिक सुधारों की जरूरत है।
तभी यह समाज में वास्तविक समानता ला सकेगा। कहने का मतलब कि देखिए कोई भी चीज़ अच्छा पहल होता है, लेकिन आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जो इसके योग्य हों। ऐसा नहीं है कि किसी को भी आरक्षण मिल जाए। जो जिसको इस चीज़ की आवश्यकता है, यदि उसे यह मिले, तब समाज में वास्तविक समानता लाने में सरकार को भी मतलब वास्तविक समानता लाने में बहुत ज़्यादा मतलब सरकार को भी योगदान प्राप्त होगा। अब आपका ये दूसरा आंसर हो गया ईडब्ल्यूएस का। इतना लिख देंगे, परफेक्ट आंसर हो गया आप। अब देखिए पॉलिटी का हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे जो 69 में पूछा गया था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन करें। अब देखिए इस प्रश्न को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले आप बता देंगे इसका भूमिका, उसके बाद इसका सकारात्मक पक्ष, इसके बाद इसका नकारात्मक पक्ष और उसके बाद इसका निष्कर्ष। आंसर आपका हो जाएगा। चलिए भूमिका में क्या लिखेंगे। संविधान समय के अनुसार बदला जा सके इसलिए उसमें संशोधन की व्यवस्था दी गई है। अब देखिए कोई भी संविधान परफेक्ट तो होता नहीं है, समय के साथ बदलाव ज़रूरत बन जाती है। कहने का मतलब है अगर पानी को एक जगह छोड़ छोड़ देंगे, उसमें बहाव नहीं होगा तो वह सड़ जाएगा। तो समय के हिसाब से हर चीज़ में परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया दी गई है, जो इसे लचीला और कठोर दोनों बनाती है। इतना लिखेंगे, भूमिका आपका हो गया। अब संविधान संशोधन प्रक्रिया के 2 पक्ष हो सकते हैं, मतलब दोनों पक्षों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अब चलिए सकारात्मक पक्ष इसका क्या होगा? समय के अनुसार बदलाव। अब देखिए परिस्थितियां और समय बदलती है तो उसमें भी बदलाव की जरूरत पड़ती है। इसके लिए जरूरत है कि ऐसा प्रावधान किया जाए कि संविधान में भी परिवर्तन किया जा सके। तो सकारात्मक पक्ष है कि जरूरत पड़ने पर संविधान को बदला जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि लोकतंत्र की रक्षा, मतलब संशोधन प्रक्रिया संसद और राज्यों की सहमति से होती है। ऐसा नहीं है कि संशोधन अपने आप हो जाएगा या कोई भी एक संसद लोकसभा या राज्यसभा कर देगी, बल्कि इसके लिए एक खास प्रावधान है कि दोनों संशोधनों की सहमति से होगा। अब देखिए संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। एक साधारण विधेयक द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत और आधे राज्यों के सपोर्ट से होता है। तो कहने का मतलब इसमें सहमति लिया जाता है, जैसा संशोधन हो वैसी प्रक्रिया को अपनाई जाती है। अब देखिए लचीलापन और अस्थायित्व, साधारण और कठोर दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं शामिल है। मतलब साधारण में साधारण बहुमत से जो संशोधन हो जाता है, कठोर में हो गया विशेष बहुमत और आधे राज्यों का। तो दोनों प्रक्रियाएं हैं, जैसा संशोधन वैसी प्रक्रिया। आप सकारात्मक पॉइंट बता देंगे, उसके बाद आप नकारात्मक बिंदुओं को लिखेंगे कुछ। अब देखिए नकारात्मक बिंदु में क्या होगा। राज्यों की सीमित भूमिका, कुछ बड़े संशोधनों में राज्यों की सहमति नहीं ली जाती। देखिए बहुत सारे ऐसे संशोधन हैं जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही संशोधन कर डालती है, राज्यों की वहाँ भूमिका सीमित हो जाती है। जबकि होना यह चाहिए कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सभी की सहमति होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या देंगे, सरकार की शक्ति, बहुमत वाली सरकार अपने पक्ष में बदलाव कर सकती है। देखिए किसी सरकार को अगर बहुत ज़्यादा बहुमत मिल जाए तो वह अपने हिसाब से फैसले करवाने के लिए संविधान में हो सकता है कुछ नकारात्मक संशोधन भी कर दे। इसलिए यह एक नकारात्मक पॉइंट भी, मतलब नकारात्मक बिंदु भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट, कभी कभी लंबी प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया के कारण जरूरी सुधार भी देरी होती है। जैसे कि कोई ऐसा सुधार हो जिसकी जरूरत बहुत जल्द हो, लेकिन अगर वह लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, आधे राज्यों का समर्थन जरूरी होगा, तो एक प्रकार से यह जटिल प्रक्रिया बन जाती है और जटिल प्रक्रिया के कारण जो जरूरी सुधार है उसमें काफी देरी हो जाती है। यह इसका नकारात्मक पॉइंट है। इतना लिख देने के बाद आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप? निष्कर्ष में आप बताएंगे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संतुलित है, लेकिन इसे अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की जरूरत है ताकि यह लोकतंत्र को मजबूत बनाए रख सके। कहने का मतलब है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है, तभी हम अपने लोकतंत्र को काफी ज्यादा मजबूत बनाकर अपने राष्ट्र को सशक्त कर सकते हैं। इतना कर देंगे, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, जो
69 बीपीएससी में जो पूछा गया था शॉर्ट आंसर के रूप में। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन शॉर्ट को कैसे लिखेंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं। बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले भूमिका बता देंगे, प्रस्तावना क्या है। अब उसके बाद बताएंगे कि जो संविधान का उद्देश्य है इसका कार्य योजना मतलब कैसे किस रूपों में प्रस्तुत करती है, और उसके बाद फिर इसका निष्कर्ष दे देंगे। आंसर आपका हो जाएगा। इतना करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है। यह संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि भारत को कैसा राष्ट्र बनाना है और नागरिकों को क्या अधिकार और स्वतंत्रता मिलना चाहिए। दोस्तों, प्रस्तावना संविधान का सार होता है और प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि हमारी देश का लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कैसा होगा, लोगों को कैसा न्याय मिलेगा, लोगों को कैसी समानता मिलेगी, लोगों को मतलब कैसा उनका अधिकार मिलेगा। यह प्रस्तावना से हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट भूमिका के बाद लिखेंगे कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना निम्न रूपों में प्रस्तुत करती है। अब कहेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। संप्रभुता। अब देखिए भारत किसी भी बाहरी ताकत से स्वतंत्र है, मतलब अपना डिसीजन खुद ले सकता है। भारत के डिसीजन पर किसी कोई दो देश जो है अपनी मतलब बातें थोप नहीं सकता है। इसलिए संप्रभुता, हम किसी के डिसीजन से प्रभावित नहीं होते बल्कि अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। समाजवाद, देश में आर्थिक समानता और कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था होगी। समाजवाद मतलब समाज में समानता स्थापित करने के लिए वैसी नीति जिससे समाज में समानता स्थापित हो। धर्मनिरपेक्षता, तीसरा पॉइंट देंगे। सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेगा, मतलब धर्म के आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्षता, मतलब सभी लोगों को समान रूप से अपने धार्मिक चीजों को मानने का अधिकार होगा। लोकतंत्र, चौथा पॉइंट, जनता को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई सरकार चुन लिया गया और वह तानाशाही की तरह खुद अपने से कई वर्षों तक चलती रहेगी। 5 साल के बाद हर सरकार को चुनाव में जाना होता है। यदि वह सही काम नहीं करेगा तो उसे हटाकर दूसरी मतलब सरकार को लोग ला देंगे। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता जिसे चुनेगी वही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब देखिए सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और अधिकार होंगे। कहने का मतलब है कि प्रस्तावना के माध्यम से सभी को न्याय प्राप्त होगा, सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता स्थापित होनी चाहिए, देश में आम लोगों के बीच बंधुत्व, भाई प्रेम चारा होना चाहिए। इतना लिखने के बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष में देखिए क्या लिखेंगे आप। प्रस्तावना संविधान की दिशा और उद्देश्य तय करती है, मतलब प्रस्तावना यह बताती है कि हमारा जो देश का संविधान है वो कैसा होगा, चाहे हमारी देश की जो शासन प्रणाली है कैसी होगी। आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ऐसा अपेक्षा की जाती है कि जो सरकार चुन कर आएगी वह इन नीतियों को फॉलो करेगी। अब देखिए यह एक आदर्श समाज बनाने की कार्य योजना प्रस्तुत करती है जिसमें सभी नागरिक समानता और न्याय का अनुभव कर सके। मतलब प्रस्तावना यह बताती है कि हमारी शासन प्रणाली कैसा होना चाहिए, मतलब जनता के हित में हर काम होना चाहिए जिससे आम लोगों के बीच समानता और न्याय का भाव पैदा हो सके। इतना लिख दिए, आंसर आपका परफेक्ट हो गया। एक चीज याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन को ज्यादा लिखना ही नहीं है, एक पेज से ज्यादा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन जो 69 में आया था पॉलिटी के अंदर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या था, जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन करिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, आप बता देंगे जातीय जनगणना मतलब कब शुरू हुआ। भूमिका, देखिए भूमिका हमेशा शॉर्ट लिखना है। उसके बाद बता देंगे कि बिहार की राजनीति पे इस जातीय जनगणना का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। इतना बताने के बाद आप निष्कर्ष बता देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिहार में हाल ही में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं जो राज्यों की राजनीति को नए सिरे से प्रभावित करेंगे। इतना लिख देंगे, भूमिका के अंदर हो गया, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट जो शुरू करेंगे पैराग्राफ चेंज करके
कि जातीय जनगणना का बिहार की राजनीति पर प्रभाव, मतलब क्या प्रभाव होगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, राजनीतिक समीकरणों में बदलाव होगा। कैसे होगा, तो देखिए संख्या बल का महत्व मिलेगा। अब देखिए जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उस वर्ग को राजनीतिक दल अपने पक्ष में करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे देखिए इस जनगणना में यादव समुदाय की आबादी 14.27% है, जो राजनीतिक दलों को इस वर्ग को साधने के लिए प्रेरित करेगी। मतलब जो ज़्यादा आबादी होगा उसको लोग अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह की नीतियों का प्रावधान करेंगे या चुनाव में वादा करेंगे। सेकेंड पॉइंट इसका क्या होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के बारे में। संयुक्त रूप से ये समूह राज्य की 63% मतलब 63% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे इनकी राजनीतिक भूमिका बढ़ेगी। अब देखिए जिसका ज़्यादा संख्या होगा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में उसकी भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत की मतलब ज़्यादा भूमिका देखने को मिलती है। मतलब बहुमत की बातें बहुत ज़्यादा बहुमत की बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इस वर्ग को ज़्यादा मतलब भूमिका बढ़ जाएगी। दूसरा पॉइंट आप क्या देंगे, नीतिगत निर्णय में परिवर्तन। अब देखिए नीतिगत निर्णय में परिवर्तन क्या होगा कि आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं के बारे में क्या होगा। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की सीमा बढ़ाने और नई योजनाओं की शुरुआत की मांग तेज हो सकती है। अब देखिए कैसे, पहले से जिनको जो आरक्षण मिलता आ रहा है, अब जनगणना के आधार पर यदि उनकी संख्या घट गई है या उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है तो आरक्षण में बदलाव करने की लोग मांग करेंगे, क्योंकि जिनकी ज़्यादा संख्या होगी वो आरक्षण ज़्यादा मांग करेंगे। जिनकी संख्या कम हो जाएगी उनका लोग विरोध करेंगे कि इनका आरक्षण कम कर दिया जाए। अब वैसे वर्ग के लोग अपने लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत करने की मांग करेंगे। तो इससे नई नई योजनाओं की शुरुआत के लिए मतलब मांग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तेज हो सकती है आवाज़। तीसरा पॉइंट देखिए क्या बताएंगे, राजनीतिक दलों की रणनीति। अब देखिए क्या होगा, वोट बैंक की राजनीति बढ़ेगी। कैसे, अब जातीय आंकड़ों के अनुसार अपने चुनावी रणनीति और गठजोड़ में बदलाव करेंगे। अब देखिए जिस जाति या जिस वर्ग का ज़्यादा आबादी होगा वैसे ही राजनीतिक दल अपने पक्ष में उनको करने का प्रयास करेंगे। तो यह एक प्रकार का इसका एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट होगा। इतना आप बता देंगे तब आपका कहने का मतलब है कि आपका आंसर एक परफेक्ट हो गया। मतलब जातीय जनगणना की बिहार की राजनीति पर मतलब ऐसा प्रभाव हो सकता है। वैसे तो बहुत सारा प्रभाव हो सकता है, लेकिन हमको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जब शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो इतनी बातों को लिखेंगे। उसके बाद आप निष्कर्ष को बता देंगे। निष्कर्ष में क्या बताएंगे कि जातीय जनगणना के परिणाम बिहार की राजनीति में नए समीकरण और नीतिगत बदलाव लाएंगे, जिससे राज्य की राजनीतिक दिशा प्रभावित होगी। तो आप इस बात से काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हैं कि जातीय जनगणना के तहत जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसी हिसाब से लोग अपनी स्थितियों को मांग करेंगे कि उनको उतना जगह मिले। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि किसी जाति की आबादी बहुत ज़्यादा है तो राजनीति में अपनी स्थान उतना ही ज़्यादा मांगेंगे, आरक्षण में भी अपना स्थान उतना ही ज़्यादा मानेंगे। तो इससे जो राज्य की राजनीतिक दिशा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी। देखिए इसका सकारात्मक बातें भी हो सकती है, इसका नकारात्मक बातें भी हो सकती है। तो ज़रूरत इस बात का है कि किसी भी चीज़ का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि इसका सकारात्मक प्रभाव ही ज़्यादा पड़े, नकारात्मक न के बराबर करे। तो दोस्तों यह शॉर्ट आंसर हम लोगों ने कर लिया। 69 बीपीएससी में जितने भी पॉलिटी का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था उन सभी का हम लोगों ने एक बेस्ट आंसर देखने का प्रयास किया। यदि आप ऐसे लिखेंगे तो आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा आएंगे। और आप इसको एक बार देखकर, दो बार देखकर, समझकर खुद अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे, ऐसे ही पॉइंट वाइज, कि टीचर को दिखे कि स्टूडेंट क्या लिखा है। तब आपका जो नंबर मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा और आपकी सिलेक्शन का जो रेशियो रहेगा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉन्ग आंसर लेकर आऊँगा हिस्ट्री और पॉलिटी का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।